इंडिया साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया ने साल 2024 में 369 मिलियन मॉलवेयर्स डिटेक्ट किए। आप देखिए ये करीब 36.9 करोड़ डिटेक्शन है। अगर आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो 702 मॉलवेयर डिटेक्शन पर मिनट है। इतना बड़े स्केल पे ये सब जो मिल रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, जो फिशिंग का ट्राई कर रहे हैं, वो कई तरीके से ये मॉलवेयर सेंड किए जाते हैं डेटा सेंटर्स में। इतने इस रिपोर्ट को अगर आप क्लोजली देखें तो एक बहुत अलार्मिंग रिपोर्ट है। ये ग्राउंड रियलिटी बताती है कि कितना सेफ हम हैं इस टाइम इस टेक्नोलॉजी के दौर में। देखिए, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दुनिया में इस टाइम। डेटा शायद इतना इंपॉर्टेंट है कि डेटा, सब कुछ डेटा पे चल रहा है। सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारी कंपनी, सारे सेक्टर्स वो है डेटा पर रन करते हैं। सिमिलरली एक दूसरी रिपोर्ट है जो ये बताती है कि पिछले साल इंडिया ने 24,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं सिर्फ साइबर फ्रॉड्स में, सिर्फ मॉलवेयर अटैक्स में। ये कंसर्न, ये इश्यू मैं क्यों रेज कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि इसका रेलेवेंस क्या है इस वीडियो से। ट्रेंड माइक्रोस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड फेवरेट कंट्री है अटैकर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स। ये फिगर्स आप इनकी रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल मिलेंगी। इतना बड़े स्केल पे ये होना और इसके रेलेवेंस जो है हम बात कर रहे थे, वो ये है कि ये सेक्टर ऐसा है सर कि इसमें हम और आप कुछ देख नहीं सकते। ये साइबर सिक्योरिटी सुनने में हमें बहुत ही फैंसी वर्ड लगता है, हमें उसका ABCD नहीं पता। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके ऑफिस में शायद आपको एक फिशिंग की ट्रेनिंग कराई जाती है, जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है कि आपको क्या नहीं करना। बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू फिशिंग ओनली। ये सेक्टर, ये इतना बड़ा सेक्टर है और ये एक कंप्लीट पेंडोरा बॉक्स है कि इससे इतनी चीज़ें हो सकती हैं देश में जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस टाइम अपने देश की और ग्रोइंग कंसर्न्स की कि साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है और क्या क्या ऐसे थ्रेट्स हैं। रिसेंट टाइम में हमने देखा डॉक्टर्स रेडिकलाइज हुए दिल्ली में, फरीदाबाद में, और ऑल ओवर द कंट्री आपने देखा होगा हर स्टेट में कहीं ना कहीं से इन्होंने क्रैकडाउन्स किए और इनको लेके आए। जो ये टेररिज्म का पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इस टाइम, कन्वेंशनल मेथड से हाईली स्किल्ड लोगों को ब्रेन वॉश रिक्रूट करने का। इनमें एक एस्पेक्ट शायद जो हम सोच रहे हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी की तरफ अगर हम देखें, क्योंकि जब डॉक्टर्स निकल के आए और डॉक्टर्स का हमने देखा ब्रेन वॉश हुआ है, तो ये हम सबके लिए शॉकिंग था। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इंडिया में जिसने कभी सोचा होगा कि डॉक्टर्स ऐसा कर सकते हैं। पूरा जो इनका सिंडिकेट है वो हमने देखा कि पुलिस ने कैसे अनकवर किया और कैसे बहुत सारे अरेस्ट हुए और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही हैं। देखने वाली बात यह कि अगर कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी जैसे सेंसिटिव फील्ड में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और उसके बाद वो वहाँ शुरू करता है अपना साइबर टेररिज्म, सोचिए क्या क्या कर सकते हैं वो लोग। आप देखिए, आपका सब कुछ स्टेक पे है। एवरीथिंग इज डेटा ड्रिवन। दिस इज 100% श्योर एंड एवरीबडी नोज दिस कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में, हर कंपनी में, हर इंस्टीट्यूशन में डेटा है। इट इज ऑल अबाउट डेटा। अब देखिए, एयरपोर्ट से लेके रेलवे के नेटवर्क से लेके हॉस्पिटल, स्कूल्स, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, आपके सेंसिटिव मिलिट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इसरो, DRDO, एयरफोर्स, नेवी, सब जगह डेटा है। आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट का जो GPS सिस्टम था, वो नेविगेशन सिस्टम में कुछ इश्यू आया। हालांकि क्लियर नहीं किया गया कि वो कोई ऐसा प्रॉब्लम था या कुछ ऐसा अटैक हुआ था, बट जो स्पूफिंग हुआ था वो डीप डाउन एवरीवन नोज कि वो एक अटेम्प्ट था उसको डिसेबल करने का। ये थ्रेट्स बहुत ही, ये कंसर्न्स जो हैं, ये बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न्स हैं। आपको क्या पता, अगर किसी कंपनी के डेटा सेंटर में बैठा साइबर सिक्योरिटी का जो एक्सपर्ट है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बंदा है, क्या पता वो बंदा कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, क्या पता। जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो, नॉट ओनली हाइपोथेटिकल, अगर आप रियल ग्राउंड में देखें, पॉसिबिलिटी सब चीज की है। कुछ टाइम पहले तक तो हम डॉक्टर्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आज अगर डॉक्टर्स का जो केस ऐसे निकल के आया, तो हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। पता नहीं क्या क्या है, किस किस सेक्टर में हम सोचें, हर जगह
ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम लगाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी सब जगह मिलेगी। अगर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच होता है किसी डेटा सेंटर, किसी फिनटेक कंपनी का डेटा अगर कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज कर देता है, तो आप सोचिए कितने लोगों का डेटा बाहर जाएगा। रिसेंट ईयर्स में ऐसे हुए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों के डेटा गए, जिसमें लोगों का जो आधार की डिटेल्स बाहर निकली, बायोमेट्रिक डिटेल्स सब बाहर निकले। सो ये चीज़ें अपनी जगह तो हैं, और ये आने वाले टाइम में दुनिया के टेक एडवांसमेंट के दौर में ऐसे कंसर्न्स होंगे। ये प्रोन है, और उसके काउंटर मेजर्स भी होंगे। हमारा प्रॉब्लम उससे नहीं है, उसके लिए तो हर कंट्री काम कर रही है। हमारा इश्यू है कि क्या पता उस सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम के पीछे बैठा हुआ बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो क्या क्या नहीं कर सकता। आप सोचिए कि एक डेवलपर क्या नहीं कर सकता, एक साइबर सिक्योरिटी का इंचार्ज जो किसी डेटा सेंटर का, वो क्या नहीं कर सकता। ऐसे बहुत है। आप डेस्क जॉब से लेके आप टॉप तक देखते जाइए, एवरीथिंग इज डेटा ड्रिवन, एंड डेटा सिक्योरिटी इज विद इन समवन्स हैंड। वो बंदा अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, ही कैन डू डेवस्टेटिंग डैमेज। आई एम वेरी श्योर कि इस दिशा में भी शायद कुछ कदम उठाए जा रहे होंगे। सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जितनी भी हैं, वो लोग शायद इस रिस्क को हमसे बेहतर समझते हैं, और उनके पास फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा हमसे बहुत ज़्यादा है। पर एक कॉमन मैन का जो कंसर्न है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि अगर हेल्थ केयर सेक्टर हिट होता है, अगर रेलवे का नेटवर्क हिट होता है, अगर एयरपोर्ट्स हिट होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा ब्रीच, सो जो टेररिज्म का रियल फेस अनलीश होगा ना वहाँ पर, वो शायद फिर हमसे देखा नहीं जाएगा। सो आई थिंक हमारे पास टाइम है। अभी हम लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए। इन एंगल्स को, इन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर प्रिवेंटिव काम नहीं करोगे तो आपके सामने फिर केसेज होंगे, ऐसे इवेंट्स होंगे जिसके बाद आप अगर काम करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इन सेक्टर्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। लोगों को आई डोंट नो कैसे, बट पहचानने की ज़रूरत है कि ये लोग कौन है, क्या है। कुछ न कुछ नज़र रख के कैसे न कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कौन पॉसिबल पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर डेटा ब्रीच होता है, सो वो नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर किसी कंपनी का डेटा ब्रीच हुआ, वो कॉम्प्रोमाइज हुई, रैंसम वगैरह उनसे लिया, बट बात फिर बढ़ जाती है आगे। क्योंकि अगर डेटा है तो सबके पास है। फिर अगर किसी बैंक का डेटा पूरा ब्रीच हो गया, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई, डेटा सिक्योरिटी, और उनका डेटा बाहर निकल गया, सो लाखों लोगों के अकाउंट की डिटेल, उनका सब कुछ फिर हैकर्स के पास है। और मैं जो एक रिसेंटली मैं वीडियो देख रहा था, एक मेजर गौरव आर्य का वीडियो है, जिसमें वो बोलते हैं कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं। शायद मैं उसको यहाँ पर कोरिलेट करना चाह रहा हूँ कि अगर दो तीन तरीके, आपके पास बहुत अच्छी सिक्योरिटी हो सकती है, आपके फायरवॉल्स, आपके सब कुछ जो चीज़ें इनके होते हैं वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी, बट क्या पता उस टेक्नोलॉजी के पीछे बैठा हुआ बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अगर वो आपके लिए पूरा पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दे। दिस इज हाईली लाइकली, क्योंकि डॉक्टर्स भी तो थे ना, डॉक्टर्स पे भी तो हमें डाउट नहीं था। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एथिकल हैकर्स, डेवलपर्स, क्लाउड मैनेज करने वाले जो टीम्स हैं, ये सब वो पोटेंशियल जगह हैं जहाँ पर ये ब्रीच होने का पूरा पोटेंशियल है। पूरा डाउट है कि अगर यहाँ बंदा कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो शायद डेटा बेच देगा आपका। नॉट ओनली डेटा बेच देगा, वो एक दरवाज़ा खोल देगा जिसके बाद फिर आपके सारे टेक्नोलॉजी, फायरवॉल या जो कुछ भी डिवाइसेस होते हैं या जो कुछ भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो शायद काम नहीं करेंगे। ये बड़ा कंसर्न रेज करता है पूरे इकोसिस्टम को। अगर आप एज अ होल देखें तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया तो हर सेक्टर हिट होगा इससे। हमने जो बात की थी कि टेरर मॉड्यूल्स का पैराडाइम शिफ्ट होने वाली बात, वो उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं वाइट कॉलर का जो मॉड्यूल है, जो दिल्ली एनसीआर में वाइट कॉलर मॉड्यूल जो उन्होंने, इट इज़ नॉट अबाउट दिल्ली एनसीआर, उन्होंने पूरी कंट्री में वाइट कॉलर वाला एक मॉड्यूल एस्टेब्लिश कर लिया है जिसका पेनिट्रेशन हर जगह, हर फील्ड में होगा। अगर डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर्स भी देख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स में हो सकता है, और हो सकता है गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट बॉडीज है वहाँ भी पेनिट्रेट कर चुके हों।
क्योंकि इनको अगर कुछ करना है तो इनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। सो जो की पोजीशंस, की प्लेसेस पे बैठे हुए लोग, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, अगर उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया और उनको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है जो शायद बाहर से दिखता नहीं है। ये ऐसे थ्रेट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक बॉम्ब ब्लास्ट से भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो हुआ दिल्ली में हमने देखा, बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत निर्दोष लोगों की जानें गई। पर अगर इस तरीके से फील्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, आप देखिए ना, अगर इंजीनियर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, आप देखिए अगर अदर सेक्टर्स में लोग कॉम्प्रोमाइज़ होने स्टार्ट हो गए, कितने सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी से लेके हेल्थ केयर में। अभी जो एक गुजरात वाला केस था जिसमें रिसेंटली भी हमने बात की थी, दिस इज बायो वेपन, ही इज ट्राइंग टू मेक अ बायो वेपन, दिस इज द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो सिंपलर वर्ड में तो हम यही बोल सकते हैं ना, बायो वेपन है। सो हम जब बात पहले भी कर रहे थे कि ये उनकी पुरानी टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो गई हैं, वो एडवांस हो गए, क्योंकि वो भी अब 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और वो भी शायद वो सब कुछ करना चाहते हैं जो उनके काउंटर मीजर्स उनको रोक रहे हैं। वो कन्वेंशनल मेथड में अनपढ़ आदमी को उठाया, उसको रेडिकलाइज किया, उसको दिमाग में भरा और उसके बाद उसको वेपन पकड़ा के बोल दिया कि जाओ ओपन में शूट करो। वो शायद अब नहीं होने वाला है ऐसे। आप देखेंगे अगर वो ऐसे हो रहा होता तो दिल्ली में इतना बड़ा प्लानिंग कैसे करते वो लोग। 3 टन अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने इकट्ठा किया और कितना बड़ा प्लान था उनका। 6D वाला जो उनका चल रहा था, D6 या 6D वाला, कुछ इनके कोड नेम्स मीडिया में चल रहे हैं। तो 22 या 32 जगह पे ब्लास्ट करने का प्लान था डॉक्टर्स के थ्रू। सो जो कंसर्न था वो यहीं से आया कि अगर डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड। डॉक्टर इतना आसानी से नहीं बन सकता। हम आप जानते हैं कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है, पर अगर डॉक्टर कॉम्प्रोमाइज हुआ, अगर डॉक्टर रेडिकलाइज हुआ है, तो शायद दूसरे प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। ये मेरा एक कंसर्न था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसमें बहुत चीज़ें, इसमें अभी फंडिंग के एंगल भी चल रहे हैं, क्योंकि देखिए पैसे में आदमी बिक जाता है। आप देखिए जिन लोगों ने इतना प्लानिंग किया दिल्ली में, जिन लोगों ने अपने मेडिकल की स्टडीज में भी खर्चा किया था, उनको कितने पैसे दिए होंगे बिकने के लिए। उन्होंने नई ब्रांड न्यू कार्स खरीदी, सब कुछ नया। सो इसकी फंडिंग कोई कम तो है नहीं। आप और मैं अगर ये सोचें कि 1 या 2 करोड़ में हो गया हो, तो ये हमारे बेवकूफ़ी है सोचना। ये बहुत बड़ा नेटवर्क था, बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट है और ये बहुत डीपली ही रिसर्च और इन्वेस्टिगेट करने वाला मैटर है। सो इसी पॉइंट पे मैं बोल रहा था कि अगर हम रिसर्च और इनके इन्वेस्टिगेशन इतने ग्रास रूट लेवल पर कर रहे हैं, तो हमें इन सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना होगा। हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाला पॉइंट इसलिए मैं लेके आया कि ये बहुत कंसर्निंग और बहुत ही वल्नरेबल फील्ड है, क्योंकि वहाँ पर एक मिस्टेक मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज, पूरा डेटा लीक हो जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और शायद वो टेक ओवर कर लें उसमें। ओवरऑल क्रक्स हमारी बात का ये है कि इंडिया के लिए हाई टाइम है कि वो अपना साइबर सिक्योरिटी को दोबारा चेक करे। अपने साइबर सिक्योरिटी फील्ड्स को, चाहे वो प्राइवेट हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स बने, रेगुलेशन बने और ये चीज़ें बचा सकें फ्यूचर में होने के लिए, क्योंकि इस टाइम में दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल इन हिस्ट्री, क्योंकि हम AI के फील्ड में अब स्टेप इन कर रहे हैं। हमारे AI से रिलेटेड भी मॉलवेयर थ्रेट्स आए हुए हैं, बहुत जगह ऐसे केस हुए हैं जो रिसेंट टाइम में पकड़े हुए हैं। सो इस टाइम में अगर हमने इनिशियली इनके लिए काउंटर मेजर्स तैयार कर लिए, तो शायद हम बाद में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए एक नया फ्रंट खुलने वाला है वॉरफेयर का। दिस इज़ फॉर श्योर। आप बने रहिएगा वीडियो में, हम और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।